everyone, welcome to our YouTube channel CAPF Mentor. If you are preparing for CAPF Assistant Commandant Exam, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए ही है। आज का जो सेशन है हमारा, इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपकी ज्योग्राफी से रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मतलब कि ऑलरेडी जो यूपीएससी ने आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे हुए हैं ज्योग्राफी से संबंधित, वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें आपको समझने की कोशिश क्या करनी है इस वीडियो के थ्रू, क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट इन वीडियो के थ्रू, इस सेशन के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या कि आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से आपका यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर हम 2-3 पेपर्स ऐसे एनालाइज करें तो इजीली हम बता पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी बार बार जिन पे क्वेश्चन पूछती हैं। तो यही हमारी वीडियो का मेन मकसद जो है वो रहने वाला है। हम ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, बट साथ के साथ हम ये जो मेन मुद्दा है वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो आपके क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो क्वेश्चन है आपको 2023 का जो एग्जाम हुआ था वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। आपने ये जियोमॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक है ना, जो आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वहां पे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि पहला एक क्वेश्चन जो है आपको वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से पहला एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कह रहा है कि विच ऑफ वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी जो है वो ऑक्सीजन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही ये सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो उसमें आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट आपका क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर कार्बन होगा। अगर इनको नंबर के थ्रू मैं बताऊँ तो 1 आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, दूसरा सिलिकॉन होगा, तीसरा आपका एल्यूमिनियम होगा, फिर आपका इनमें से चौथे नंबर पे आपका कार्बन आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कोज ऑफ द एसिड रेन्स। एसिड रेन्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप अगर देखें तो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला जो आपका एक पोर्शन बनता है ज्योग्राफी का, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है डायरेक्टली। मतलब हम ज्योग्राफी में तो पढ़ते हैं ऑब्वियसली, बट अगर मैं परफेक्टली अगर एक उसकी बात करूं तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द एसिड रेन। ऑप्शन ए है आपका, द सन कॉजेज द हीटिंग ऑफ अपर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। ऑप्शन बी है, द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमोस्फेयर। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो वह है आपका, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन अमंग्स द क्लाउड्स। एंड जो डी ऑप्शन है आपका, द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ कंटेन्स एसिड। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसमें से राइट आंसर आपका क्या है? तो देखो सिंपल है आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड द सल्फर इन द एटमोस्फेयर। उसकी वजह से आपकी एसिड रेन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आसान था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है आपका, द डिप्लीशन इन द एटमोस्फेरिक जोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी वाज ड्यू टू। कि जो डिप्लीशन हो रहा है एटमोस्फेरिक ओजोन लेयर के अंदर, ओजोन लेयर के बारे में आप जानते हैं। ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, अपर स्ट्रेटोस्फेयर, या फिर आप यूं कहें कि ट्रोपोपोज, जहाँ पे सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, आपका अपर ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे ट्रोपोपोज वाला हिस्सा आता है, वहां पर आपको ये ओजोन लेयर है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा ये था कि हमने ये भी आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन से ही देखने को मिलेगा कि हमने पढ़ा था कि जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो डिप्लीशन हो क्यों रहा है, अब उसके बारे में बात करें तो ऑप्शन ए है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, या ऑप्शन डी है पेस्टिसाइड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका CFC, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है उनकी वजह से होता है। ये जो है आपका जो CFCs है या फिर ये जो इस तरह की गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं कहाँ से? आपकी जो हम बेसिकली बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स या फिर रेफ्रिजरेशन जो AC वगैरह है उनको यूज करते हैं, तो उससे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अभी तक हमने देखा क्या
कि हमारा एक क्वेश्चन हमारा जियोमॉर्फोलॉजी से आ गया था, बाकी 2 क्वेश्चन जो है हमने ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमिएबल रॉक दैट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट। अगेन जियोमॉर्फोलॉजी, बट नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द रॉक्स। ये टॉपिक आपका रॉक्स है, पत्थरों के ऊपर जो हम पढ़ते हैं, और क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि ग्रेनाइट है, बी लाइमस्टोन, सी क्वार्ट्जाइट या फिर डी सिल। क्या है यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमेएबल रॉक दैट अलाउज द वाटर पासिस थ्रू इट। मतलब कि कौन सी ऐसी रॉक है जो परमेएबल ऐसी रॉक होती है जिसमें से पानी जो है वो इजीली पास हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा है। तो अगर आपने रॉक्स वाला टॉपिक थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है तो इजीली आंसर कर पाओगे कि यहाँ पे ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज और सील, इनमें से एक ऐसी रॉक है जो कि बाकी 3 से अलग है, दैट इज योर लाइमस्टोन। ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, बहुत ही ज़्यादा इजीली सोल्यूबल वाटर में हो जाती है, पानी में अच्छी तरह से इजीली घुल मिल जाती है। इस वजह से ये पानी जो है इसके थ्रू इजीली पास आउट हो जाता है। मतलब ऊपर अगर मान के चलिए यहाँ पर आपकी लाइमस्टोन है तो ऊपर से बारिश हो रही है तो लाइमस्टोन का पत्थर पानी को रोक नहीं पाएगा, पानी उससे होता हुआ नीचे के लेयर्स में चला जाएगा और बड़ी तेजी से जाता है, ठीक है। तो इसका बी जो है वो राइट आंसर होगा। ये आपका टाइप ऑफ रॉक्स वाला जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया है इंडियन ज्योग्राफी से है, और इंडियन ज्योग्राफी में भी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है वहां से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर बात करें तो आपके पोर्ट्स वगैरह आते हैं ना, जिसमें पोर्ट्स का पढ़ते हैं इंडिया का, तो उसी में से आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ द की ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। कि इंडिया की जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर सबसे ज्यादा डीपेस्ट इनलैंड अंदर की तरफ और प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन और या फिर डी विशाखापट्टनम। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सिंपली आप याद रखेंगे कि जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में डीपेस्ट इनलैंड पोर्ट है, ओके। ये इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में आप जानते हैं कि कंसेप्चुअलिटी मतलब कंसेप्ट बेस्ड थोड़ा सा कम देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू दी वर्ल्ड ज्योग्राफी, और थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो वो आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी जो है एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज की वो कहाँ पे पाई जाती है। क्या वो टेम्परेट फॉरेस्ट है, ऑप्शन ए, क्या वो डेजर्ट और सवानाज है, या फिर ऑप्शन सी आर्कटिक और अल्पाइन सिस्टम है, या फिर डी आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा ही इजी सवाल है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जिसमें कन्फ्यूजन हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, टेम्परेट फॉरेस्ट, दैट मीन्स दी टेम्परेट रीजन की बात हो रही है। टेम्परेट रीजन में आप जानते हैं फॉरेस्ट तो देखने को मिल जाएंगे, बट डाइवर्सिटी जो है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि डाइवर्सिटी हमेशा वहीं होगी जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। तो अगर पानी ज़्यादा नहीं है टेम्परेट रीजन में, ऑब्वियसली सनलाइट नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं है, इवेपोरेशन नहीं है तो बारिश नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डेजर्ट और सवाना आपको पता है ये है ही नहीं, क्योंकि डेजर्ट में कहाँ से डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। आर्कटिक और अल्पाइन ये तो बिल्कुल ही आपके टेम्परेट से भी ऊपर के रीजन्स हो गए, वहाँ पे भी नहीं होंगी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट कौन से हैं, जो आपके एवरग्रीन, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके जस्ट बाद एक जोन आता है फॉरेस्ट का, वहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स के मामले में, एनिमल्स के मामले में, स्पीसीज के मामले में। सेम उसी तरह से इसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में भी डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, Which one among the following statement about the Drumlin is correct? Option A, it is a streamlined hill molded in glacial drift on the till plains. या फिर ऑप्शन बी, इट इज अ सिटी लोकेटेड इन दिस सेंट्रल यूरोप। ऑप्शन सी है इट इज अ रिवर। ऑप्शन डी इज अ नैरो रोड इन तिब्बत। ये जो ड्रमलिन है ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म्स के टॉपिक है। उस लैंडफॉर्म्स के टॉपिक्स में ग्लेशियर्स के थ्रू बनने वाले लैंडफॉर्म्स आते हैं, ठीक है। वो जो ग्लेशियर्स के थ्रू लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसमें जो सबसे ऊपर ऊपर के लैंडफॉर्म्स है, सबसे ऊपर ऊपर के मतलब जो जनरली आपको हर बुक में नजर आ जाएंगे,
वही एक ड्रम लेंस वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखो, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ है ही नहीं, पहली स्टेटमेंट ही है जो सिर्फ ग्लेशियर्स के ऊपर है, बाकी तो आपकी है ही नहीं। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर होगा, इट इज अ स्ट्रीमलाइंड हिल मोल्डेड इन अ ग्लेशियर ड्रिफ्ट ऑन द टिल प्लेन्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप देखें क्वेश्चन कितने ज़्यादा आसान यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन की चीज़ जो है वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल इजी इजी सामने से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड लिंक्स टू द इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी आसान है वैसे तो। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड लिंक टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन के बारे में पता करना है, उसके बाद आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है मेडिटेरेनियन सी एंड द इंडियन ओशन सी रूट। ऑप्शन बी कह रहा है आपका द नदर्न अटलांटिक सी रूट, या ऑप्शन सी कह रहा है आपका केप ऑफ गुड होप सी रूट, या फिर डी नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। अब अगर इसमें मैं बात करूं कंफ्यूजन की, तो आप इसमें से पहले तो ये निकाल दो। ठीक है, मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन, ऑब्वियसली इन सभी जगहों पे इंडस्ट्रीज तो है, बट सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स में से ये नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करें नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, इसको एक मिनट के लिए रोक के रखें। उसके बाद केप ऑफ द गुड होप सी रूट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका उन रीजन्स में से नहीं आता जहां पर आपका मतलब ये जो केप ऑफ गुड होप है ये अफ्रीका के मतलब अटलांटिक ओशन के उस हिस्से से मुड़ते हुए रास्ता जा रहा है, तो वहां पे आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है। या फिर ऑप्शन डी की बात करें, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, यस। तो यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शंस है जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, बट इनमें से भी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि पैसिफिक ओशन का जो सी रूट है वो तो नॉर्थ अमेरिका को या फिर नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है एशिया से। तो एशिया में तो इतनी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप्ड आपको नहीं नजर आएगी, बट यस नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है ना आपका, जो कि नॉर्थ अमेरिका को, कनाडा को, यूरोपियन जो कंट्रीज है उनसे जोड़ता है, दैट इज द मोस्ट एडवांस इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन। तो इसका राइट आंसर आपका बी ही नजर आएगा। ओके, तो ये कहां से क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपका अगर बात करें तो ये आपका जो वर्ल्ड ट्रेड होता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड मतलब जैसे हम जब पढ़ते हैं ना सी के बारे में, मान लो हम पढ़ रहे हैं ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो सी में हम ये एक आपका मिसलेनियस टॉपिक्स में से आता है जहाँ पे हम वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो रूट्स हैं उनको पढ़ते हैं। इसके अलावा आप इसे ट्रांसपोर्टेशन वाले में भी देखने को मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। नेक्स्ट अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन द सीजन ऑफ द अर्थ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जब आप अर्थ की रेवोल्यूशन रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें अर्थ की जो मूवमेंट्स एक टॉपिक आता है अर्थ मूवमेंट, तो उसमें आपका ये रोटेशन रेवोल्यूशन का हम पढ़ते हैं। वहां से क्वेश्चन आ रहा है कि अर्थ के अंदर जो सीजन्स चेंज होते हैं ना वो किस वजह से होते हैं। टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन, या फिर डी है इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ विद द अदर प्लैनेट्स। तो आप जानते हैं इसका आंसर बिल्कुल इजी, ये है टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, उसकी वजह से सीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, इसका रोटेशन से रेवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ द थ्री डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, दैट इज द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन द अर्थ। या फिर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, बिटवीन द यमुना एंड दिल्ली and the Bay of Bengal, nearly 1600 किलोमीटर अवे, there is a drop of only 200 meters in the elevation। तीनों स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में क्या कह रहे हैं। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द बेसिन ऑफ द थ्री डिस्टिंक्ट रिवर्स, दैट इज द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नॉर्दर्न प्लेन्स है कौन से, पंजाब हरियाणा वाले, और ये यूपी बिहार और जो वेस्ट बंगाल वाले उनकी बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन जगहों में कौन है, कंफ्यूज मत होइएगा। इंडस रिवर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ रिवर की बात नहीं हो रही है, फॉर्म्ड बाय द थ्री डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम्स। सिस्टम्स जब शब्द यूज कर लिया, दैट मीन्स नदी की ट्रिब्यूटरी जो है, सहायक नदियां हैं, वो भी इसमें ऐड होगी। तो इसमें आपकी सतलुज भी आएगी, ब्यास भी आएगी। ठीक है, तो उनकी वजह से डेफिनेटली पंजाब हरियाणा वाले प्लेन बने।
उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र तो आपको पता है यहाँ से बह ही रही है, असम वाला जो रीजन हो गया वहां से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो वो भी आपके नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं इन्हीं तीनों रिवर से बन रहे हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देर आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन द अर्थ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये किसी भी एरिया के लिए जहां पे नदी का पानी बह रहा है या फिर पानी है उसके लिए स्टेटमेंट सही होगी कि जहां पर पानी है वो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। तो हमारे इंडिया में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स है तीन, तो इसलिए मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। यूपी बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, और यही वो स्टेटमेंट है जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, बट इतने भी ज़्यादा डीप स्टेटमेंट नहीं पूछी है। बिटवीन द यमुना एट दिल्ली, मतलब यमुना नदी जो है दिल्ली में, वहां से लेके बे ऑफ द बंगाल, ये लगभग 1600 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। और इस 1600 किलोमीटर के एरिया में जो ड्रॉप है ना, एलिवेशन का ड्रॉप जो है नीचे की तरफ को, वो सिर्फ 200 मीटर ही है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। ये जो प्लेन्स है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले प्लेन्स, ये बिल्कुल प्लेन्स की फॉर्मेशन रिवर के डिपोजिशन की वजह से हुई है। और डिपोजिशन में आप जानते हैं कि नदी जब डिपोजिशन करती है तो वो ऐसा नहीं करेगी कि ऊपर नीचे होएगा, बिल्कुल ही स्मूथ लेके जाएगी, बिल्कुल स्मूथली नीचे को लेके जाएगी। तो जो एलिवेशन है वो सिर्फ 200 मीटर का ड्रॉप ही देखने को मिलता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही होती हुई नजर आ रही है? ऑप्शन ए जो है ना हमारा 1, 2 एंड 3, वो तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ये इंडियन ज्योग्राफी से आपका रिवर वाला जो टॉपिक है ड्रेनेज में, वहां से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनीथ द सी, सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स, द मिड ओशियनिक रिजेस form the longest mountain chains, the Atlantic ridges rise 33 meters, it's 33 meters above the floor of the Atlantic। यहाँ पे चार स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो देखो, पहली स्टेटमेंट से बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ओशनोग्राफी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और मतलब मिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनीथ द सी, बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं जितने ज़्यादा माउंटेन रेंजेस हमें इस पे ज़मीन पे नज़र आती है आपकी क्रस्ट पे, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी माउंटेन रेंजेस जो है वो ओशन के अंदर भी है। सेकेंड स्टेटमेंट, सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज द आइलैंड आर्क। आइलैंड आर्क्स कैसे होता है? मतलब कुछ इस तरह का आर्क आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, आइलैंड मतलब ओशन के अंदर, तो कह रहे हैं कि जो माउंटेन अंदर है वो कुछ आपको माउंटेन आर्क्स की तरह भी नजर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। थर्ड कहते हैं, द मिड ओशियनिक रिजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स। मिड ओशियनिक रिजेस कहाँ है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट देखने को आपको मिलता है वो अटलांटिक में ही देखने को मिलता है, जो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, मिड अटलांटिक रिजेस मतलब ओशन के बीच में कुछ जमीन आपको नजर आएगी। और चौथी स्टेटमेंट क्या कहता है? द मिड अटलांटिक रिजेस राइजेस 33 मीटर्स अबव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक। देखो, जब भी ना यूपीएससी इस तरह से कोई स्टेटमेंट डाल देती है 33% इतना ये सब वो, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ना, ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो और आपको लगे कि हाँ ये शायद स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि स्पेसिफिकली नंबर जो है वो मेंशन कर रखा है। तो ये गलत है फोर्थ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि मिड अटलांटिक रीजन में जो आपके रिज नज़र आ रहे हैं आपको, वो सी सरफेस से एवरेज अगर उनकी हाइट की बात करें तो 3000 मीटर के आसपास उनकी हाइट देखने को मिलती है सी सरफेस से। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट इज द करेक्ट, फोर्थ इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये आप यूपीएससी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछने लग गई हैं। पहला है, आपको ग्रासलैंड का जो रीजन है उसको कनेक्ट करना है किससे? रीजन से। ठीक है, ये रीजन यहाँ पे आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये आपके ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, और ये आपके रीजन्स हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से किसके साथ सही बैठते हैं। प्रेरी स्टेपीज, उसके बाद पंपास वेल्ड, और ये जो रीजन है वो कौन से होंगे? यूरेशिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद साउथ अमेरिका। तो इस तरह से है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं आया, बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो प्रेरीज है ना, वो आपको नजर आ जाएंगे कहाँ पर?
नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में आपके प्रेरीज हो जाएंगे। और उसके बाद बात करें तो आपका स्टेपीज जो है ये आपको नजर आ जाएंगे कहां पर, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपके पंपास, तो ये आ जाएंगे आपके कहां पर, यूरेशिया। और लास्ट में आपका आ जाएगा आपका जो है वो वेल्ड, दैट इज इन दी आपका ये साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से आपके चार ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन अच्छी तरह से फ्रेम नहीं हुआ यहाँ पे, बट आपको जो आंसर है वो यहाँ पे मिल गया। ये ग्रासलैंड वाला टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार जो क्वेश्चन हैं हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका, मिलेट्स आर ऑफन रेफर टू एज द क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन एरिड लैंड्स विद मिनिमल इनपुट्स एंड मेंटेनेंस। सेकेंड है आपका, मिलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन्स। थर्ड है आपका, मिलेट्स इंक्लूडिंग सोरगम अकाउंट फॉर द लेस देन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन्स ट्रेड। तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी इनमें से करेक्ट है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, मिलेट्स आर ऑफन रेफर टू एज द क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप बिकॉज वो आपके एरिड रीजन में भी ग्रो कर जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड बात करें, मिलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ द मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बात है। तीसरे की बात करें तो आपका मिलेट्स इंक्लूडिंग सोरगम, ये ज्वार की बात हो रही है ना, सोरगम अकाउंट फॉर द लेस देन 3% ऑफ ग्लोबल ग्रेन्स ट्रेड, तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट नजर आ रही है। ये इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर जो है आपका, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ टर्म अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकंड है आपका, दिस टर्म इज रिलेटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो देखो, ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी में जो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर किसी भी उसके ऊपर, वहां से है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था 2015 में, वहां पे ये चीज आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों टर्म्स आपकी सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस, व्हाट इज द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव। पहली स्टेटमेंट है आपकी, इट एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स टू एक्ट नाउ इन द ऑर्डर टू अचीव अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030। इट ड्राइव्स इट्स एम फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। ये भी आपका सेम टॉपिक से दो क्वेश्चन हमें लगातार अभी तक देखने को मिल गए हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, इट एनकरेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इंटरेस्ट स्टेक होल्डर टू एक्ट नाउ इन ऑर्डर टू अचीव अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का उसका था इनिशिएटिव। और उसका सेकंड है, इट ड्राइव्स इट्स एम फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये पेरिस एग्रीमेंट से ही अपना एम जो है ड्राइव करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहाँ हैं, क्लाइमेट के जो इनिशिएटिव है, क्लाइमेट के ऊपर जो कन्वेंशन है, उन्हीं के ऊपर फोकस किया गया है। तो ये भी बहुत स्टेटमेंट आपकी सही है, 1 एंड 2 जो है इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बार्कन्स। बार्कन्स आप अगर बात करें तो ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से लैंडफॉर्म्स, और लैंडफॉर्म्स भी कौन कौन से, एरिड लैंडफॉर्म्स, वहां से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट इन इंडिया, ठीक है। द विंडवर्ड साइड ऑफ द कनकेव स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, टू एंड्स ऑफ द बार्कन्स आर कॉल्ड द हॉर्न्स। देखो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछा गया है। देखो कैसे, लैंडफॉर्म्स थार डेजर्ट में बनते हैं, ये तो आपको पता है, अगर आपने लैंडफॉर्म पढ़े होंगे तो पता होगा, एरिड लैंडफॉर्म्स थार डेजर्ट में ही नजर आएंगे प्रोमिनेंटली। बात करें सेकंड स्टेटमेंट, द विंडवर्ड साइड ऑफ द कनकेव स्लोप विद द मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, ये आपकी जो स्टेटमेंट है ना,
थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो विंडवर्ड साइड ऑफ द कनक्लेव ऑफ जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो कनकेव शेप में नहीं होता है, वो जो आपका इस तरह से आपको वो नजर आ जाएगा बारकन, ठीक है। तो जो विंडवर्ड साइड है ना वो नहीं, जो लीवर्ड साइड है वहां पर ये आपका जो स्ट्रक्चर है कनकेव स्लोप देखने को मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इन हिस्सों को, जो हिस्से हैं इनको आपका हॉर्न्स कहा जाता है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये भी बिल्कुल मतलब इजी ही है क्वेश्चन, एक तरह से लैंडफॉर्म्स के ऊपर आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम द सेंट पीटर्सबर्ग टू द व्लादिवोस्तोक डज नॉट रन अक्रॉस। चार आपके ऑप्शन हैं ए बी सी डी, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका काउकासस माउंटेन्स होगा, क्योंकि ये जो माउंटेन्स है ना, ये जो इसकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करें, ये रशिया में आपकी इस तरह से जा रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका रशिया है ना, तो ये इस डायरेक्शन में इस तरह से पूरे रशिया क्रॉस करते हुए जा रही है। और ये जो काउकासस माउंटेन रेंज है ना, ये आपकी वर्ल्ड में कहाँ पर आएगी, जहाँ पर अफ्रीका है और जहाँ पर एशिया आपस में मिल रहा है, यहाँ पर ये कहीं पर काउकासस माउंटेन रेंज आपकी आएगी। तो ऑब्वियसली ये रेलवे जो लाइन है वो ऊपर है और माउंटेन रेंज नीचे है, तो ऑप्शन बी जो है, जहाँ से आपकी ये ट्रांस साइबेरियन रेंज जो है वो नहीं जाती है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया। पहले है लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द हिमालयस। ऑप्शन बी इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल। ऑप्शन तीसरा है जो आपका इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन चौथे की बात करें स्टेटमेंट की, इट इज पुअर इन नाइट्रोजन पोटाश एंड ऑर्गेनिक मैटर। कौन से स्टेटमेंट इनसे सही है? तो देखो इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी जो कि करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो आपको कौन सी बतानी है जो बिल्कुल सही नहीं है। तो पहली बात तो ये लेटराइट सॉइल फाउंड इन दी हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द हिमालयाज, ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट इट इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल, ये भी आपकी सही नहीं है। दो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे सही नजर नहीं आ रही है। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड, ये स्टेटमेंट हमें सही नजर आ रही है। इट इज अ पुअर इन नाइट्रोजन पोटेशियम ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। लेटराइट सॉइल इंडिया में जो सॉइल्स के टाइप है उसमें आप पढ़ते हैं और उसमें ये स्टार्टिंग में ही नजर आ रहा है। ये जो सॉइल है ना, ये पेनिसुलर इंडिया में नजर आती है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि पेनिसुलर इंडिया में है, और सेकंड चीज हम यही पढ़ते हैं कि जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है। तो दो स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। जब आप ये दो निकाल दोगे थोड़ा सा आंसर आसान हो जाएगा। उसके बाद ये पुअर इन द नाइट्रोजन पोटेशियम ऑर्गेनिक मैटर होगी, डेफिनेटली तभी ये फर्टाइल नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इंडिया में सॉइल्स वाले टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रागी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज करेक्ट। ऑप्शन ए इट इज अ मिलेट क्रॉप grown in the drier parts of the South India. Option B it is a rabi crop sown between the November and March. और ऑप्शन सी है आपका इट इज अ रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन द रेड लाइट ब्लैक एंड सैंडी लोमी सॉइल। ऑप्शन डी है आपका इट इज ग्रोन बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर एंड 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। किसके बारे में बात हो रही है? रागी के बारे में बात हो रही है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रागी के ऊपर सही है? तो देखो ऑप्शन ए आपका होगा इट इज अ मिलेट क्रॉप ग्रोन इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। ये पहली स्टेटमेंट ही आपको यहाँ पे बिल्कुल सही नजर आ रही है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉक स्ट्रक्चर। पहली स्टेटमेंट है कॉन्ग्लोमरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। क्लास्टिक सेडिमेंट्री एक्चुअली में कौन सी रॉक्स होती हैं? जो सेडिमेंट से बनी होती है उन्हीं को क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। स्लेट इज नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, ग्रेनाइट इज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, बसाल्ट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट। तो देखिए आपकी पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट की बात करें स्लेट इज द नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, तो ये आपकी सही नहीं है, ठीक है। आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। स्लेट जो है वो एक क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है।
इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ये भी आपका रोक्स वाला जो चैप्टर है वहां से ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रामसार वेटलैंड साइट। ये भी आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी से आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, रामसार वेटलैंड साइट के बारे में पूछा गया है। गहिर माथा इज द हैबिटेट ऑफ द ऑलिव रिडली टर्टल। ये आपने बड़ी बार टर्म सुनी होगी, ऑलिव रिडली टर्टल, ठीक है शायद। चिल्का लेक इज द हैबिटेट ऑफ द इरावदी डॉल्फिन एज इट फ्लैगशिप स्पीसीज। नाल सरोवर वेटलैंड इज ऑल्सो हैबिटेट ऑफ द इंडियन वाइल्ड एस, जिसको खूर कहा जाता है। सो मोरीरी वेटलैंड इज द हैबिटेट एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द ब्लैक नेक क्रेन, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से अगर बात करें तो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आप वेटलैंड साइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें सबसे ऊपर ऊपर ही नजर आ जाएंगी, तो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आई थिंक हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे खत्म हो गए हैं। नहीं, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट करेक्ट अबाउट द स्प्रिंग टाइड्स। तो ऑप्शन ए है हाई टाइड इज हायर देन द एवरेज हाई टाइड्स, और जो आपकी लो टाइड्स हैं इज लोअर देन दी लोअर टाइड इज हायर देन दी एवरेज लो टाइड्स। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, बट आप इजीली मान के चलो। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। क्या होता है ना, एक आपकी हाई टाइड होती है, एक आपकी लो टाइड होती है। एक हाई हो गया, एक लो हो गया, उसके बीच में एक नॉर्मल टाइड का जोन होता है, ठीक है। तो हाई टाइड क्या होगा, एक नॉर्मल से हाई, और लोअर टाइड क्या होगा, नॉर्मल से लो। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो कहाँ आ रहा है, हाई टाइड इज लोअर देन दी एवरेज हाई टाइड्स, लो टाइड इज हायर देन दी एवरेज लोअर टाइड। गलत, हाई टाइड इज हायर देन दी एवरेज हाई टाइड्स, लोअर टाइड इज लोअर देन दी एवरेज लो टाइड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सही होगी तो हमें यहाँ पे पहले ही मिल गई है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो आज के सेशन में ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद सिर्फ इतना सा है, ये क्वेश्चन दोबारा आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ इतना सा आइडिया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कहाँ से किस किस टॉपिक से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर एस्पिरेंट, ताकि उनको भी जो वीडियो है उसके थ्रू फायदा हो। और इसी चैनल पे आपको और CAPF एग्जाम से संबंधित बहुत सारी वीडियोस जो है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसके अंदर हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट उसकी डिस्कशन की है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे, डिफेंस से रिलेटेड भी और जनरल करंट अफेयर्स भी। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।